हैं सुभारती पर अपना विशेष प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं रीमा। आज के इस कार्यक्रम में आपका मैं बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूं। और आज हमारी गाड़ी फिर लौट आई है नई दिल्ली में और हम हैं मेजर शीशराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में, विलेज दरियापुर खुर्द, नई दिल्ली में। और इसका इस्टेब्लिशमेंट 98 में हुआ और यहाँ पर हम आज बैठे हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, इस स्कूल की फैकल्टीज़ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे प्यारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके मैं सबसे आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर श्री कृष्ण जी, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट तो हैं ही, लेकिन लगातार हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने हुए हैं। इनका एक विशेष योगदान है हमारे इस प्रोग्राम में। तो मैं चाहती हूँ आप सभी से कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अगली पैनलिस्ट जो हैं वो हैं मिसेस शालू यादव, जो कि चेयरपर्सन हैं इस स्कूल की। तो इनका भी आप बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। स्कूल के प्रिंसिपल जो कि है मिस्टर सुरेश यादव जी, इनका भी जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए। अब जो हमारे अगले पैनलिस्ट हैं वो है मिस्टर आर शर्मा जी, जो कि डायरेक्टर हैं स्कूल के। तो इनका भी आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अगले पैनलिस्ट हैं हमारे साथ मिस्टर सोहन पाल जी, जो कि पीजीटी एक्सपर्ट हैं। तो इनका भी जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए। इसके बाद हमारी अगली जो पैनलिस्ट हैं वो हैं मिस वर्षा, जो कि केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अगली पैनलिस्ट जो कि हैं मिसेस रेनू जी, और ये पीजीटी मैथ्स हैं। तो इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। के बाद हमारी जो अगली पैनलिस्ट हैं वो है मिसेस मोनिका शर्मा जी, जो कि एजुकेटर हैं। तो इनका भी बहुत जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। ये तो हमारे पैनलिस्ट हैं। अब मैं चाहूंगी हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो कुछ कुछ शब्दों से रूबरू कराएं यहाँ बैठे बच्चों को भी और साथ ही हमारे दर्शकों को भी। और साथ ही साथ दर्शकों, एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि नीचे हो रहे हैं स्क्रॉल नंबर्स, आप इन पर कॉल करके अपनी मन की दुविधाओं को, जो भी करियर रिलेटेड है, उनको आप दूर कर सकते हैं। तो कॉल करना ना भूलें। अब पैनलिस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और हम चाहेंगे कि मिस्टर सुरेश यादव जी, जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल के, इनसे हम निवेदन करेंगे ये कुछ शब्दों से रूबरू कराएं हमारे दर्शकों को भी और साथ ही यहाँ बैठे प्यारे बच्चों को भी। प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बड़ी हर्ष की, बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे बीच सुभारती की टीम और डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हमारे विद्यालय में पधारे हैं। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और हम उनके आज बड़े ही आभारी हैं कि हमारे विद्यालय को उन्होंने इस कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए चुना और हमारे इस और रूरल एरियाज़ के अंदर उन्होंने जो अपना ये टाइम दिया है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम चाहते हैं कि वो आप सभी बच्चों का मार्गदर्शन करें। मिस्टर सुरेश यादव जी, आपका बहुत धन्यवाद ये सारी बातें सामने रखने के लिए। इसके बाद हम डॉक्टर श्री कृष्ण जी से निवेदन करेंगे कि वो कुछ शब्दों से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाएं। जैसे कि रिस्पेक्टेड सुरेश यादव जी ने बताया कि हम लोग आपके स्कूल में एक काउंसलिंग सेशन के रिगार्डिंग आए। बिल्कुल सही बात है कि रूरल एरियाज़ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो बच्चों को नहीं मिल पाती, या समय पे उन चीज़ों का ना मिलना, उनका अभाव होना हमारे लिए कहीं ना कहीं एक पिछड़ेपन का कारण बन जाता है। आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि एजुकेशन का सिस्टम बदलता जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि एजुकेशन का अपना सिस्टम चेंज हो रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, चेंजेस आए हैं। बहुत सारे चेंजेस इस टाइप के आए हैं जो अभी भी किसी ना किसी लेवल पे आप लोगों को कन्फ्यूजन में डालेंगे। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, सब्जेक्ट चॉइस में फ्लेक्सिबिलिटी, वो आपके लिए एक
बहुत ही अहम नियम है, बशर्ते कि आप उसको चूज कैसे करते हैं, किस तरीके से आप अपनी एजुकेशन को आगे लेके जाते हैं। 11th क्लास में, 12th क्लास में, जैसे जैसे ग्रेजुअली आप लोग बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि सब्जेक्ट ऑफ चॉइस आपके पास आ गई है, फ्लेक्सिबल हो गए हैं आप लोग कि किसी भी स्ट्रीम के साथ में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या ये उचित तरीका है आप लोगों की एजुकेशन को लेने का? इसमें आप चयन करेंगे तो कैसे करेंगे, किस तरीके से आप बेहतर विकल्प चुन पाएंगे, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि अगर आप बायस होके, सोसाइटी प्रेशर से, पेरेंट्स के प्रेशर से, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस होके आप अपना मार्ग चुनते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होगा। और अगर आप अपना मार्ग अपनी चॉइस से चुनते हैं, जिसमें आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है और मेरा आईक्यू और एप्टीट्यूड इसी फील्ड में है, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर विकल्प होगा। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। जो भी आप यहाँ पे पैनल पे सुनेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आप अपने माइंड में सबको सुनने के साथ साथ अपने क्वेश्चंस बना के रखिए, ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल सके, और उससे आप नहीं, दूर भारत के कोने कोने में जहाँ तक बहुत कम सुविधाएं पहुँच पाती हैं, आप लोगों के क्वेश्चन के माध्यम से, पैनलिस्ट के आंसर के माध्यम से वो चीज़ें देश के कोने कोने में पहुँच सके। अब हमारी जो अगली पैनलिस्ट हैं वो हैं मिसेस शालू यादव जी, जो कि चेयरपर्सन हैं इस स्कूल की। तो आइए इनसे भी सुन लेते हैं कि आखिर ये हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहती हैं। जो कैरियर से संबंधित बातें हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड है। अभी आपने बताया कि बच्चों के सामने बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कौन सा स्ट्रीम का चयन करें, क्योंकि आर्ट में बच्चे जाएं, साइंस में जाए या फिर कॉमर्स में जाए, बच्चों के लिए बड़ी समस्या पैदा होती है। लेकिन बच्चों, आप किस भी स्ट्रीम में जाइए, अपना एक एम बनाइए कि मैंने कौन सी स्ट्रीम में लेना, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जिस भी सब्जेक्ट में आप करते हो उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप अचीव कर सकते हो। अब हमारे जो अगले पैनलिस्ट हैं वो हैं मिस्टर आर शर्मा जी, जो कि डायरेक्टर हैं इस स्कूल के। तो आइए इनसे भी सुनते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ बैठे हैं कैरियर काउंसलिंग, और ये आपका सौभाग्य है कि आप बहुत एक्सपर्ट जो हमारे डॉक्टर श्री कृष्ण जी हैं, उनके टीम के मार्गदर्शन में आज आप कुछ ना कुछ यहाँ से प्राप्त करके जाएंगे, और ये आपका सौभाग्य है। आने वाले समय में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की आपके उज्जवल भविष्य से संबंधित फ्यूचर के लिए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे संपर्क करें। आपकी हर सुविधा का समाधान जो इनकी टीम है उनके पास मिलेगा, और ये आपका सौभाग्य है। ये आज का दिन आपके लिए हिस्टोरिकल डे है, और जैसा कि मुझे मौका दिया इन्होंने, इंग्लिश से संबंधित हमारा जो इम्पोर्टेंस है इंग्लिश का वो क्या है, लेकिन हम इंग्लिश क्यों पढ़ें, हमारा स्कोप क्या है इंग्लिश में। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश जब भी आप पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आप अपना दिमाग में एक फोकस बनाएं, इंग्लिश पढ़ने के हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे और हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश हमारी एक लाइक एज विंडो है, और इंग्लिश रूपी इस खिड़की के माध्यम से हम पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, पूरे संसार को देख सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी स्टेट के अंदर जाते हैं, मान लीजिए मैं या आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, सपोज हम आंध्र प्रदेश में गए और वहाँ पर तेलुगु भाषा का प्रयोग किया जाता है, और आप इंग्लिश जानते नहीं हैं, आप हिंदी जानते हैं,
तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्या आ गई? हिंदी वो नहीं समझते, तेलुगु आप नहीं समझते, और अगर हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग करके उसको हम सीख जाते हैं, उसे जानते हैं, तो हमें वहाँ पर कम्युनिकेट करने में, वहाँ पर संवाद करने में, बातचीत करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हम आगे चलते हैं अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ। वो है मिस्टर सोहन पाल जी, जो कि पीजीटी एक्सपर्ट हैं। तो आइए अब इनसे सुनते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से। हर सब्जेक्ट का अपना एक महत्व होता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो। पहले क्या एक स्ट्रीम के आधार पर कि हमारा बच्चा साइंस में अच्छा है या मैथ में अच्छा है या आर्ट इस सब्जेक्ट में अच्छा है, उसके आधार पर भी ये देखा जाता था कि अगर साइंस से है तो वहाँ भाई आगे बढ़ेगा, कॉमर्स है तो और आगे है, आर्ट को कुछ नहीं मानते थे। लेकिन आज के युग में हर सब्जेक्ट अपनी जगह अच्छा है। एक बच्चा जो एसएस है सब्जेक्ट को लेकर चलता है, वो ये सोचता है कि भाई आगे बढ़कर मुझे क्या करना होगा, क्या नहीं। ऐसा सब्जेक्ट में भी बेटा एक साइंस भी है, एक मैथ भी है, एक हिंदी भी है और एक इंग्लिश भी उसमें समाई हुई है। इसलिए हर सब्जेक्ट को आप अच्छा सब्जेक्ट मान करके उसे आगे बढ़ना चाहिए आपको। इसी के साथ साथ कि भाई आपने एसएस लिया है तो आप क्या करोगे, कौन सी फील्ड में जा सकते हो। एसएस के माध्यम से बेटा सोशल साइंस है, इसके माध्यम से आप किसी भी फील्ड में, जैसे आपका टीचर्स को लेकर चलते हैं हम, आईएएस है, आईपीएस है, काफ़ी ऐसी जगह है बेटा जहाँ आप जा सकते हो। थैंक यू। मिस्टर सोहन पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इसके बाद हमारी बहुत ही यंग हमारे साथ केमिस्ट्री एक्सपर्ट बैठी हुई हैं मिस वर्षा जी, उनका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी। और जैसे कि वो यंगस्टर्स की श्रेणी में आती हैं, तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसी बातें वो हमारे बच्चों तक पहुँचाएं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये हमें यूनिवर्स से जोड़ता है। जितनी भी चीज़ें आज हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो क्लॉथ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी फूड हो, सब किसी में केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। सबसे ज़्यादा रोल केमिस्ट्री का होता है मेडिसिन्स में, जो हम शायद मोस्टली सब घरों में ये चीज़ यूज़ होती है, क्योंकि आजकल हमारी डाइट ही ऐसी हो चुकी है कि बिना मेडिसिन के काम भी नहीं चलता। ये सारी चीज़ें हमारी केमिकल कंपाउंड से बनी होती है, जिसमें हमें केमिस्ट्री की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे बनाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी थोड़ी मेंटली रिसर्च को एनहेंस करें, जिससे आपको ये पता लगना चाहिए कि मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या नहीं। हम यहाँ पे अगर बात करें दूसरे सब्जेक्ट्स की भी, हर स्टूडेंट्स का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी होता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आज की फील्ड हो गई है वो साइंस हो गई है। तो यहाँ पे हम यही जानेंगे कि क्या आपके स्कोप होते हैं, आगे आप क्या कर सकते हैं, आपका फ्यूचर क्रिएट होगा या नहीं होगा। अगली जो हमारी पैनलिस्ट हैं वो है मिसेस रेनू जी, जो कि पीजीटी मैथ्स हैं। तो आइए इनका भी अभिनंदन हम एक बार फिर से करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी कुछ हमें हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अभी सुभारती टीवी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैं आप सबके बीच आकर आपसे आपके करियर से रिलेटेड आपके जो डाउट्स हैं, जो मोस्टली स्टेज पर जो हमारी स्टार्टिंग स्टेज होती है, हम अब अपने करियर के तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो इसमें हमें मैथ्स से रिलेटेड मैंने मोस्टली देखा है कि फोबिया रहता है, मैथ्स काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, हमसे हो पाएगा या नहीं, और मैथ्स से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स भी रहते हैं। तो मैथ्स अगर आप सच में उसको ये मानकर चलोगे कि हाँ ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, सो आप नहीं कर पाओगे। बट अगर आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर चलते हो कि हाँ मुझे ये करना है, उसको एज अ चैलेंज लेकर चलते हो, तो
मैथ्स सच में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें स्कोप्स भी बहुत ज़्यादा है। मैथ्स जो है हमारी एजुकेशन, हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। वो मैथ्स आपके सभी सब्जेक्ट्स को कंबाइन करता है। अब जो आपकी डेली लाइफ है उसमें भी मैथ्स यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जो आप शॉप पर जाते हो, शॉपकीपर, उसको भी मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज आप जो उसके साथ अपना कुछ भी परचेज कर रहे हो तो वो आप उसको भी मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो ये सब कर पाएगा। ऐसे ही हम कुकिंग के लिए जाते हैं, जो हमारी मदर होती हैं, तो वो कुकिंग में भी क्या, उसको एक नाप तोल जो होता है, एक्यूरेसी, अगर तो वो हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैथ्स है उसमें काफ़ी स्कोप है। आप उसको, उसमें अपना इंटरेस्ट बनाइए, आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो सोचते हैं कि अगर हम 10th के बाद मैथ्स लेते हैं तो हमसे क्लियर नहीं होगा, हमारा कोई फ्यूचर नहीं बन पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अगर अब उसको उसमें अपनी कमांड अच्छी कर लेते हो तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। आपका कोई भी जो टारगेट है विदाउट मैथ्स वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले पैनलिस्ट की तरफ, जो कि हैं मिसेस मोनिका शर्मा, जो कि एजुकेटर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पैनल का, जिसने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने के लिए। और जो मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। आफ्टर 10th और 12th बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके पास एक कंक्लूजन नहीं होता कि हम कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दें या किस फील्ड को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें। बच्चे सोचते हैं मैं हर सब्जेक्ट में या हर फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ, हर जगह मेरा एडमिशन हो रहा है या मेरा कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा। तो करियर काउंसलिंग एक ऐसी जगह है, एक ऐसी स्ट्रीम, एक ऐसा प्लेस है जो बच्चों को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। करियर काउंसलिंग हमें एजुकेशन में डायरेक्शन बताता है कि हमें जो राइट वे या राइट पाथ है इस तरफ हमें जाना चाहिए। तो मैं यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताना चाहूँगी। बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या स्कोप होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आप चूज़ करके आगे कोई इसका स्कोप नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करके एक ट्रांसलेटर बन सकते हैं, या इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद, मास्टर्स अपनी कंप्लीट करने के बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, या आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। अभी हम चलते हैं बच्चों की तरफ और जानेंगे इनसे इनके प्रश्न। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ ऋषिका। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे करें। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार मेरे सामने आता है, कंसंट्रेशन कैसे बनाएं। आप लोग इसका आंसर भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करना चाहते। अगर मैं आपको कंसंट्रेशन के बारे में पूछूं कि आपका कंसंट्रेशन किस किस एरिया में भंग होता है, कब भंग होता है, कंसंट्रेशन का मतलब जेन्युइनली आप क्या जानना चाहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन स्टडी के टाइम पे भंग होता है, या आप अपनी रुचि का कोई काम कर रहे हैं उस टाइम आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे हैं तब आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, आप अपने ग्रुप के साथ खेल रहे हैं तब आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ आता है कि आपका कंसंट्रेशन किस एरिया में नहीं बन पा रहा है। तो जहाँ तक बात आती है, बच्चों का क्वेश्चन यही रहता है कि शायद स्टडी को लेके मेनली रहता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। ऐसा ही कुछ है आपका क्वेश्चन। तो जब हम स्टडी करते हैं तो हम एक चीज़ का ध्यान रखें कि कंसंट्रेशन, अगर हम अपने एरियाज़ को चेकआउट करें कि जब मैं खेल रही थी तो मेरा कंसंट्रेशन मिस नहीं हुआ, जब मैं अपने ग्रुप में चैट कर रही थी तब मेरा कोई कंसंट्रेशन मिस नहीं हुआ। तो ऐसी कौन सी एनर्जी थी या ऐसा कौन सा मैनेजमेंट था कि जिस कारण मेरा कंसंट्रेशन मिस नहीं हुआ। वहाँ सबसे पहली बात आती है कि आपका इंटरेस्ट, आपकी 100% कनेक्टिविटी, कि आप वहाँ पे 100% कनेक्ट थे और आपका इंटरेस्ट था वहाँ पे। उस इंटरेस्ट के कारण, उस अटैचमेंट के कारण आपने अपना 1 मिनट भी इधर उधर जाया नहीं किया। जबकि हम जब स्टडी करते हैं तो स्टडी में हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स माइंड में पॉपअप करते रहते हैं। क्लास में क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था,
किस तरीके से मैं पढूं कि मैं क्लास में टॉप करूं, और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे मैं अप रहूं, जो मेरे पेरेंट्स की इच्छा है उसको मैं पूरा कर सकूं। सो स्टडी के टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो सभी चीज़ों को साइड में छोड़ दें, अपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें और जितनी आपकी इच्छा है उतना पढ़ें। अगर आपने सोचा कि मुझे 2 पेज पढ़ने हैं और 2 पेज पढ़ते हुए आपको बर्डन फील हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है और आपको लगता है कि नहीं मैं हाफ पेज में ही कवर करूँगी और हाफ पेज में बाद में, इसके बाद में बाकी का पार्ट में देखूँगी, नो डाउट आप अपना 100% अगर हाफ पेज को दे रहे हैं तो आप हाफ पेज को 100% दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए 2-4-5 मिनट का, उसके बाद में फिर दोबारा से स्टार्ट करिए। कोई भी चीज़ आप जो पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, अगर उसमें आपको आनंद आया या आपको लगा कि हाँ अब मुझे ये पढ़ा है, मैंने पढ़ा है और ये इसके सारे कॉन्सेप्ट भी मेरे क्लियर हो गए हैं, तो नो डाउट कि आपकी कनेक्टिविटी साउंड हो जाएगी और आप चाहेंगे कि अब आगे मैं उस सब्जेक्ट को और पढूं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं बन पाता और जब हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता है तो हमारा कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाता। तो आप उन सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके पढ़ें, आप उनको प्रेशर लेके ना पढ़ें और सबसे पहले अपना सिस्टम बनाएं। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें और टाइम टेबल प्रॉपर बनाएं और उसके हिसाब से ग्रेजुअली जब आपका स्टडी पे फोकस हो जाए तब आप उन टॉपिक्स पे जाएं जिनको आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मान रहे हैं या बार बार आपका कंसंट्रेशन मिस होता है। जब आप पढ़ रहे हैं उस टाइम आपका मोबाइल फ़ोन या कोई भी आपके अप्लायंस आसपास नहीं होने चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें या आपको बार बार उसकी तरफ रुझान करें कि चलिए एक बार अभी मैसेज देख लेती हूँ या अभी मुझे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगा तो चलो गूगल सर्च मार लेते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है। आप देखने गए थे 1 मिनट आधी मिनट के लिए कुछ और वहाँ पे आपने 10 मिनट कंज्यूम कर दिए। अब आप स्टडी से दूर जा चुके हो, अब आपका इंटरेस्ट एरिया कुछ और हो गया। फिर दोबारा से आप चाहेंगे तो वहाँ पे आपको कनेक्ट होने में फिर टाइम लगेगा। तो जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन चीज़ों को अवॉइड करो, अपने से दूर रखो और अपना स्टडी मटेरियल जो सब्जेक्ट पढ़ना है वही सब्जेक्ट सामने रखो। सारे के सारे सब्जेक्ट सामने रख के नहीं बैठना कि अभी आपको ये भी पढ़ना है, इसके बाद आपको ये भी पढ़ना है। वो आपका टाइम टेबल आपको अपने आप क्लियर कर देगा। बट टेबल पे कोशिश रखिए कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसी को अपने सामने रखो, उससे रिलेटेड सारा मटेरियल आपके पास होना चाहिए ताकि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो, इधर उधर ना जाए, तो आपका कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाएगा। Good morning, sir. My name is Pari. I want to ask a question, and my question is this: अगर हम अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं और मैं साइंस लेना चाहती हूँ, I want to become a doctor, तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट है जो मेन लेके चलने होंगे? जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि साइंस में आपको आगे डॉक्टर की फील्ड में जाना है और इसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो डॉक्टर फील्ड देखिए एक ऐसा फील्ड होता है जिसके अंदर आपको ना जो बायोलॉजिकल फॉर्म होती है उसकी स्टडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डॉक्टर की जो फील्ड होती है उसमें जितनी भी एनाटॉमी होती है, मेनली जो बॉडी रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको स्टडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मेडिकल फील्ड उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका मेडिसिन फील्ड उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि डॉक्टर फील्ड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली कितने कैपेबल हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए और उस सब्जेक्ट में आपका कितना इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग की जनरली स्टडी करते हैं डॉक्टर फील्ड में, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हो गए, जितने भी आपके सिस्टम हो गए, उन सब की स्टडी आपको बखूबी आनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर फील्ड में भी आपके बहुत सारे स्कोप होते हैं कि अगर आपको सर्जन बनना है या आपको पीडियाट्रिक्स करनी है या आपको मेडिसिन फील्ड करनी है, तो वो आपको फर्दर चूज़ करना होगा अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो ये मेडिकल फील्ड है उसको एनहेंस कर पाओगे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं किसी से तो हम कर नहीं पाते अच्छे से, तो हेजिटेशन फील होती है हमें, तो ऐसा क्या मतलब कोई
उपाय है जिससे हम अपनी हेजिटेशन को दूर कर सके? देखिए, लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो सबसे पहली बात है कि इस हेजिटेशन पे ही आपको सबसे पहले विजय प्राप्त करनी होगी। आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपकी सराउंडिंग, आपका पीयर ग्रुप, आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली और आपका खुद का मन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बैक करती हैं। जिस दिन आप अपने मन में ये ठान लेंगे कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम डेफिनेटली हो जाएगा। आपका पीयर ग्रुप है, जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो आप बोलने से पहले ये सोचते हैं कि ये जो मेरा पीयर ग्रुप है, मेरे साथी लोग हैं, ये मुझ पे हंसेंगे। तो आपकी कमजोरी वहीं से शुरू हो जाती है। परिवार में अगर छोटे बड़े बहन भाई हैं, आप बोलना शुरू करने की कोशिश करते हैं, आपके पास एकदम से दिमाग में आता है अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो ये मेरे पे हंसना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ पे ही साउंड होना पड़ेगा कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, देखिए बाकी लोग जो भी कर रहे हैं वो उनका काम है या नहीं है, या वो उन्होंने अपना एक ध्येय बना लिया है कि ना खुद कामयाब होंगे ना होने देंगे। तो उसमें अगर आप रेगुलरली इसी चीज़ पे जाते हैं, अपने एफर्ट्स नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम करे। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं। जो आप बोलना चाहते हैं, भले ही आप गलत बोलें, कोई बात नहीं, लेकिन आप बोलें, और उसके साथ ज़रूर बोलें जो आपको करेक्ट कर सके। सबसे पहली बात है कि आप अपनी टंग को क्लियर करें। अगर आपकी टंग क्लियर होगी, आपका फ्लो आएगा, तो आपको लैंग्वेज का बेसिक, आपके टेंसेस, आपकी ग्रामर, आपको ग्रामेटिकली साउंड करती जाएगी और आप ठीक करते जाएंगे अपने आप को। जिस भाषा को हम जन्म से सीखते हैं, हिंदी भाषा जो हमारे परिवार में बोली जाती है, जो हमारी रूरल लैंग्वेज है। अभी मैं आज सुबह जब आया था तो कुछ बच्चे अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, उसे हम हिंदी नहीं कह सकते, उनकी अपनी नेटिव भाषा होगी, आपके घर परिवार में बोलने वाली भाषा होगी। तो वो भाषा कोई सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। और उस भाषा को हम लोग सुनते हैं तो हम ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, जबकि वो शुद्ध हिंदी भाषा नहीं बोल रहा है, तो वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं आता। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको अपने मन पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना पड़ेगा कि आप बोलना चाहते हैं और आप किसी से भी हेजिटेट नहीं होंगे। आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, कौन से टेंस को पढ़ना चाहते हैं, आप पास्ट को पहले पढ़ना चाहते हैं, प्रेजेंट को पढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर को पढ़ना चाहते हैं, एक सिस्टम तो रहेगा आपका। उस तरीके से आप अपनी ग्रामर को कंप्लीट करें, वोकेबलरी को साउंड करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस डेली रूटीन में बोलें, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आपकी क्लास में हो, अपने टीचर्स के साथ बोलें, और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका फ्लो बन गया। और वही बच्चे, वही साथी जो आप पे हंस रहे थे, वो देखेंगे कि आप स्कूल का कोई भी प्रोग्राम एंकर कर रहे हैं और इंग्लिश के लिए आपको ही चूज किया गया आपकी क्लास में कि आप बेटर बोलते हैं, आपका फ्लो अच्छा है और आज एंकरिंग का पार्ट आप ही स्कूल में प्ले करेंगे। तो वो दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और प्राउड फील कराएगा आपको, खुद को भी और आपके टीचर्स को भी। तो अपने आप को हमेशा मजबूत रखो और डिटर्मिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। सो डेफिनेटली यू विल डू इट, यू विल अचीव द गोल। दर्शकों, आज हम मौजूद थे मेजर शीशराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में और आज आपने एक सेगमेंट देखा इस एपिसोड का। कल मिलेंगे एक नए सेगमेंट के साथ, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सुभारती टीवी के साथ और मैं फिर मिलूंगी आपसे इस एपिसोड के अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। नमस्कार। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।